सुमेरपुर के राजा वीरसेन के बारे में ये बात बड़ी ही मशहूर थी कि वो गुणों का पारखी था। आदमी को एक नजर देखकर ही वो पहचान लेता कि उसमें क्या गुण है। उसी के अनुसार राजा लोगों से व्यवहार करता था। राजा के दरबारियों को कई बार राजा का ये आचरण बड़ा ही विचित्र लगता था, किंतु राजा उनकी ओर कोई ध्यान न देता था। उसे अपनी परख पर बहुत ही विश्वास था और सच्चाई भी यही थी कि राजा की परख हमेशा सही निकलती थी। एक दिन की बात है, एक आदमी राजा के दरबार में आया और प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए और जो भी काम आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं आपको दो बातों का विश्वास दिलाता हूँ। पहली ये कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी और दूसरी ये कि मैं आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा। राजा ने एक नजर उस आदमी को देखा और राजा को वो जच गया। राजा को लगा कि एक न एक दिन ये आदमी कोई बड़ा पद हासिल करेगा। उन्होंने तत्काल उस युवक को अपना निजी सेवक रख लिया। उस नौजवान का नाम था सोमदत्त। कुछ ही दिनों में उसने अपने काम से राजा का दिल जीत लिया। राजा के बाकी सेवकों को इस बात से बड़ी ही ईर्ष्या होने लगी थी, किंतु राजा के सामने किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। इसी कारण सामने तो सब सेवक चुप रहते, परंतु अंदर ही अंदर वे सुलगते रहते थे। राजा वीरसेन को चावलों की मांड पीने का बहुत ही शौक था। जिस भी सुबह महल में चावल बनते तो रसोइया चावलों की मांड सोने के कटोरे में निकालकर उसमें हल्का सा नमक मिलाकर राजा को इस बात की सूचना भिजवा देता था। राजा सारा राजकाज छोड़कर बीच में ही उठ आते और मांड पीकर फिर वापस सभा में लौट जाते। ऐसे ही एक दिन महल के रसोइये ने चावलों का गर्म मांड तैयार किया और राजा के इस नए सेवक सोमदत्त से कहा, जाकर महाराज को सूचना दे दो कि आकर मांड पी लें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और बेस्वाद हो जाएगा। सोमदत्त दरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि राजा कुछ दूसरे देशों के दूतों के साथ बात करने में व्यस्त हैं। उन दूसरे राज्यों के दूतों के सामने राजा को ये कहना कि महाराज आकर मांड पी लीजिए, सोमदत्त को ये बात कुछ उचित नहीं लगी, किंतु महाराज को सूचना देना भी आवश्यक था। इसीलिए सोमदत्त सोच में पड़ गया कि इशारे से ही सही, किंतु महाराज को ये कैसे बताया जाए कि मांड तैयार है। कुछ सोच विचार करने के बाद सोमदत्त ने साहस किया और जहां पर राजा और राजदूत बातें कर रहे थे वहां जाकर राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा की नजर जब सोमदत्त पर पड़ी तो वह बातचीत रोककर उससे बोला, क्या बात है सोमदत्त, कुछ कहना चाहते हो? सोमदत्त ने कहा, जी महाराज, बात यह है कि धान सिंह का बेटा मान सिंह मिलने के लिए आया है। मिलना है तो जल्दी चलिए, वरना वो शीतलपुरी को जाता है। राजा संकेत को नहीं समझा। बोले, क्या कह रहे हो तुम, साफ साफ कहो। सोमदत्त ने एक बार फिर से कहा, महाराज धान सिंह का बेटा मान सिंह आपसे मिलने के लिए आया है। मिलना है तो जल्दी चलिए, वरना वो शीतलपुरी को जाता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, ध्यान सिंह और मान सिंह, शीतलपुरी, कौन है ये? अचानक उनकी समझ में बात आ गई कि ये चावलों की मांड की बात कर रहा है। राजा बड़ी ही प्रसन्नता से बोला, अच्छा अच्छा, वो धान सिंह का बेटा मान सिंह, उन्हें रुकने के लिए कहो, हम अभी आते हैं उनसे मिलने। सोमदत्त जी बहुत अच्छा कहकर वहां से रसोई घर की ओर बढ़ गया। महाराज ने बाकी लोगों से कहा, मेरे बचपन के मित्र का बेटा आया हुआ है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। और फिर महाराज रसोई घर में गए और गरम गरम मांड पीकर वापस आ गए। सोमदत्त की ये समझदारी महाराज को बड़ी ही पसंद आई। उसी शाम सोमदत्त के पद और वेतन में तरक्की कर दी गई। अब सोमदत्त को राज दरबार में बैठने का अधिकार मिल गया था। सोमदत्त की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन बाकी सारे लोग ईर्ष्या से जल उठे। कुछ ही दिन बाद राज दरबार में एक बहरूपिया आया जो अलग अलग रूप बनाता था। वह सभी प्रदेशों के कपड़े पहनता था और सब प्रदेशों की बोलियां इतने अच्छे ढंग से बोलता था कि ये कहना मुश्किल था कि वो किस प्रदेश का रहने वाला है। वो नेपाली बोलता तो गोरखा लगता, कश्मीरी बोलता तो श्रीनगर का रहने वाला लगता,
मराठी बोलता तो लगता कि ये कोल्हापुर का रहने वाला है। ब्रिज भाषा बोलता तो यही लगता कि ये वृंदावन का वासी है। उस बहरूपिये ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी सभा में कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि मैं पंजाबी हूँ या राजस्थानी या तमिल या कन्नड़, तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। और यदि कोई ना बता सका तो आपकी सभा में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति से एक एक स्वर्ण मुद्रा लूंगा। राजा को ये खेल बड़ा ही पसंद आया और वो कहने लगे, हाँ, हमें ये मंजूर है। तो मेरे दरबारियों बताओ कि ये महाशय किस प्रदेश के हैं। दरबारी कानाफूसी करने लगे। कोई भी व्यक्ति पक्के तौर पर नहीं बता पाया कि वो बहरूपिया किस प्रदेश का है। सब लोग आपस में फुसफुसाते रहे। तभी सोमदत्त खड़ा हुआ और महाराज से बोला, महाराज, यदि बहरूपिये महाशय हमें एक दिन का समय दें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं कल के दिन ये पक्के तौर पर बतला दूंगा कि ये किस प्रदेश के निवासी हैं। बहरूपिये ने बड़ी खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि ये देहाती नौजवान क्या बताएगा कि मैं किस प्रदेश का रहने वाला हूँ। अगले दिन जब वो बहरूपिया राज दरबार में आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, जबकि सोमदत्त का चेहरा खिला हुआ था। राजा के दरबार में आने के बाद सोमदत्त खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज की जय हो। मैं जान चुका हूँ महाराज कि ये बहरूपिया किस प्रदेश का है। महाराज, ये गुजराती है। आप इनसे ही पूछ लीजिए कि मैंने ठीक बताया कि नहीं। कुछ हैरान होते हुए महाराज ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया, क्या सोमदत्त ठीक कहता है? क्या तुम सचमुच गुजराती हो? बहरूपिये ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, ये ठीक कहता है, मैं गुजराती हूँ। राजा ने सोमदत्त की ओर देखा और बोले, तुमने कैसे पता लगाया कि ये गुजराती है? सोमदत्त ने कहा, महाराज, ये जानना तो बड़ा ही सरल है। मनुष्य कितनी भी बोलियां क्यों ना बोल ले, किंतु जब वो संकट में होता है या अचानक उसे कोई बात याद आ जाए या वो ईश्वर को याद करे, वो अपनी बोली में ही बोलता है। इन महाशय के साथ भी ऐसा ही हुआ। कल रात जब ये सो रहे थे तो मैं जलती हुई मोमबत्ती लेकर इनके कमरे में आया। मैंने मोमबत्ती को तिरछा करके गरम मोम की 2-3 बूंदें इनके पैर पर टपका दी और ये हड़बड़ाकर उठ बैठे और कहने लगे, सूछे, जिसका मतलब था कौन है। इनकी बात सुनते ही मैं जान गया कि ये गुजराती बोल रहे हैं, इसीलिए ये गुजरात से हैं। सारी सभा प्रसन्नता से खिल उठी। सब लोग सोमदत्त की प्रशंसा करने लगे। अगले ही दिन राजा ने सोमदत्त की समझदारी को देखते हुए उसे अपना मंत्री बना दिया। दरबार के कुछ लोग सोमदत्त की इस तरक्की से जलने लगे थे। एक दिन राजा के दीवान राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, सोमदत्त को आप जितना योग्य समझते हैं वो वैसा नहीं है। नहीं दीवान जी, हमने तो इसे देखते ही समझ लिया था कि ये बहुत ही तेज दिमाग और अक्लमंद आदमी है, लेकिन महाराज, वो एक अनुभवहीन आदमी है। उसे राजकाज चलाने का कोई अनुभव नहीं है। महाराज कहने लगे, दीवान जी, मेरा मानना ये है कि अक्लमंद आदमी अनुभवहीन होने पर भी योग्य होता है। मौका आने पर वो अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। आप चाहें तो हम कल ही सोमदत्त की परीक्षा लेकर ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि वो असंभव काम को भी संभव कर सकता है। राजा ने आगे कहा, आप ऐसा कीजिए कि जिन लोगों को आप बुद्धिमान समझते हैं, कल उन्हें लेकर सभा में आ जाइए। जैसी आपकी आज्ञा कहकर दीवान साहब वापस चले गए। अगली सुबह दीवान जी कुछ आदमियों के साथ दरबार में पहुंचे। राजा ने उन अक्लमंद लोगों को देखा और मुस्कुराए। कहने लगे, आप लोगों को जमीन मापने का एक एक फीता और 5-5 वर्दीधारी राज कर्मचारी दिए जाते हैं। आप कर्मचारियों और फीते को लेकर नगर में जाएं। कोई भी उपाय लगाकर शाम तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राज दरबार में वापस आइए। यदि आप ऐसा कर सके तो आप सभी को मंत्री बना दिया जाएगा। और फिर सोमदत्त से कहने लगे, सोमदत्त, तुम भी जमीन मापने का ये फीता लो और 5 राज कर्मचारियों के साथ नगर के दूसरे छोर पर चले जाओ। शाम तक 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राज दरबार में वापस हाजिर हो। आप सभी लोग जाइए,
हम सूर्यास्त होने तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सब लोग चले गए। महाराज अपने राजकाज के कार्य में व्यस्त हो गए। शाम होने तक दीवान जी के लाए हुए अक्लमंद लोग लौटने लगे। सब ने घूम फिरकर एक ही बात कही, महाराज हमने बहुत ही कोशिश की मगर हमें कहीं से स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली, किसी ने दी ही नहीं। राजा ने दीवान की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। थोड़ी ही देर में सोमदत्त राज दरबार में हाजिर हुआ और उसके पीछे 5 कर्मचारी थे जो अपने कंधों पर पोटलियां लादे हुए थे। सोमदत्त के कहने पर उन्होंने पोटलियां महाराज के पास रख दी और फिर सोमदत्त ने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज आपके आदेश से मैं दिन भर में ये 4000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर सका हूँ जो इन पोटलियों में हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश सोमदत्त, और दीवान की ओर देखने लगे। फिर सोमदत्त से कहने लगे, अच्छा सोमदत्त, अब हमें ये बताओ कि तुमने 4000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे इकट्ठी की? क्या तुमने किसी को लूटा या चोरी तो नहीं की? महाराज मैं तो सपने में भी किसी को लूटने की बात नहीं सोच सकता। महाराज ये स्वर्ण मुद्राएं तो मुझे लोगों ने खुद ही दी हैं और अपनी खुशी से दी हैं। वो आगे बोला, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन स्वर्ण मुद्राओं को मैंने कैसे इकट्ठा किया है। महाराज मैं इन वर्दीधारी कर्मचारियों को साथ लेकर नगर में गया था। बाजार में पहुंचकर दुकानों के आगे फीता लगाकर जमीन मापने लगा तो लोग देखकर घबरा गए और पूछने लगे। मैंने लोगों से कहा कि यहाँ दुकानें और घर महाराज की आज्ञा से तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि महाराज की आज्ञा है कि इस सारी जमीन की माप कर ली जाए। दुकानदार बोले, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि ये सारी दुकानें और घर तोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पर एक लंबी चौड़ी नहर बनेगी। ये नहर बाणगंगा से निकाली जाएगी और उससे पुराने किले के आसपास वाली जमीन की सिंचाई की जाएगी, जिससे कि वो जमीन खेती लायक बन सके। महाराज चाहते हैं कि हमारे राज्य में कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए, अधिक अनाज पैदा किया जाए। दुकानदार बोले, ये तो अच्छी बात है कि अनाज की पैदावार बढ़ाई जाए, लेकिन ये नहर इस बाजार से ही क्यों निकाली जा रही है? नगर के बाहर से भी तो निकाली जा सकती है। मैंने कहा, बाहर से तो निकाली जा सकती है, परंतु नगर से बाहर नहर बनाने पर नहर का खर्चा 5 गुना अधिक हो जाएगा। बाजार में से नहर निकालने पर कम खर्च आएगा, क्योंकि किले तक पहुंचने के लिए ये रास्ता छोटा है। दुकानदार बोले, किंतु दुकान और घर गिर जाने से तो हम लोगों को बहुत ही कठिनाई होगी। मैंने कहा, हाँ थोड़ी कठिनाई तो होगी। राज्य में अन्न की उपज बढ़ाने के लिए आपको इतना त्याग तो अवश्य ही करना पड़ेगा। दुकानदार बोले, और कोई रास्ता नहीं है? मैंने सोचते हुए कहा, एक रास्ता तो है। नगर के बाहर से नहर निकालने पर 4000 स्वर्ण मुद्राएं अधिक खर्च होंगी। यदि आप सब लोग मिलजुल कर आपस में 4000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके मुझे दे दें, तो मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे आपके इस प्रस्ताव पर विचार करें, और यदि संभव हुआ तो राज्य के बाहर से ही नहर निकाली जाएगी, जिससे कि बाजार और दुकानों को किसी तरह की कोई क्षति ना हो। तब तक सारी दुकानों के मालिक बाहर आ चुके थे और बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। मैं अपने काम में फिर से लग गया। करीब 1 घंटे के बाद बाजार के कुछ बड़े व्यापारी मेरे पास आकर बोले, देखिए महाशय, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर 4000 स्वर्ण मुद्राएं आपको देंगे, और आप महाराज को राजी कर लीजिए कि वो नहर नगर के बाजार से ना निकालें, बल्कि नगर के बाहर से निकालें, ताकि बाजार और दुकानें सुरक्षित रहें। मैंने बहुत ही गंभीरता से कहा, आप लोग यदि शाम से पहले 4000 स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध कर देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की दुकानें और घर ऐसे ही बने रहें और नहर नगर के बाहर से निकाल दी जाए। और महाराज, शाम होने से 2 घंटे पहले व्यापारियों ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं बड़ी ही खुशी से आपको भेंट की है और आपको प्रणाम भेजते हुए कहा है, आप उनकी दुकानें और मकान ना गिराएं। महाराज, ये है वो स्वर्ण मुद्राएं। मुझे उम्मीद है कि आपकी कसौटी पर मैं खरा उतरा हूँ, और यदि जाने अनजाने
मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने आगे बढ़कर सोमदत्त को गले लगा लिया और फिर बोले, हम तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत ही खुश हैं और तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहते हैं। फिर दीवान की तरफ मुड़कर बोले, दीवान जी, यदि हम इस समझदार आदमी को महामंत्री बना लें तो कैसा रहेगा? दीवान जी ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, सोमदत्त अवश्य ही महामंत्री बनने के योग्य है। पूरा राज दरबार राजा और सोमदत्त की जय जयकार करने लगा।